डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैंने न्यूरॉन्स के मतलब नर्वस सिस्टम के मतलब एक जर्नल कंसेप्ट दूंगा, और जो कि मैंने आपको बोर्ड पे जर्नल कंसेप्ट दिया। तो आज बकायदा अकॉर्डिंग टू योर बुक्स जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9। ठीक है। इस दफ़ा भी बोर्ड में आपका जो क्वेश्चंस आया है ना, इसमें से 5 नंबर का आया है, वो मसल्स पे आया है कि जी आपके पास 3 किस्म के मसल्स हैं। कौन कौन से वो मसल हैं? जैसे कार्डिक मसल, स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल। ये 3 किस्म के मसल्स हैं। इनको ना एक्सप्लेन करें और इनके 3 3 पॉइंट्स को आपने बताना है। 9 पॉइंट्स का 5 नंबर का क्वेश्चन आया। तो ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 9 में 2 चीज़ें मुश्तमिल हैं। एक का नाम क्या है? मसल, और दूसरे का नाम क्या है? नर्व्स है। लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। हमने यही कहा था कि देखो जी, न्यूरॉन जो है वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूरॉन का ही है। आप गौर से देख रहे हैं कि देखिए इसका ये बेसिकली एक सेल ही है। ठीक है ना। ये कौन सा सेल है? नर्व सेल है। क्या कौन सा सेल है? नर्व सेल है। अच्छा, और इसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। नर्व सेल में क्या होगा, यानी कि वो सेल जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी 3 शहीद शामिल हैं? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स। तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें किससे बनी होंगी? न्यूरॉन से बनेगी। ठीक है। तो अब हम इस न्यूरॉन की हम ऐसे है जैसे दीवार में ईंट होती है, तो अब नर्वस सिस्टम में भी एक न्यूरॉन होता है। ठीक है। तो हम न्यूरॉन की जो डेफिनेशन करेंगे वो यही करेंगे, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली अब ये भी करता क्या है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स करते क्या है? वो कहता है कि ये नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन से एंड सो ऑन, आखिर में वो अफेक्टर्स तक पहुंच जाता है। ओके। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अच्छा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देखा गया कि कितने न्यूरॉन्स हैं, तो वो कहते हैं 10 की पावर 12, यानी कि 12 ट्रिलियंस ये न्यूरॉन एक इंसान में पाए जाते हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो बेसिकली अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए, तो अगर जब हम आम ह्यूमन सेल देखते हैं तो वो इस तरह का होता है। एनिमल सेल कोई भी देखे ना, वो किस तरह होता है? इस तरह होता है, गोल बिल्कुल। उसके सेल में ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो ये न्यूक्लियस तो मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, सेल में ब्रेन भी मौजूद है, इसी के अंदर गाजी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तमाम किस्म के ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे। ओके। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि इसके अंदर 2 तरह के प्रोसेसिंग है, ऐसे जैसे फाइबर गुच्छे हैं। एक छोटे हैं जो सोमा के साथ अटैच है, और एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो सोमा से बाहर निकल रहा है। ओके। तो इस छोटों को कहते हैं डेंड्राइट्स और इसको कहते हैं एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। ओके, समझ आ गई? डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये मैसेज को सोमा की तरफ लेकर आते हैं, सोमा की तरफ लेकर आते हैं। और ये एक्सॉन क्या करते हैं? ये सोमा से मैसेज को लेकर जाते हैं। और भाई समझ आ गई है ना? डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं, और एक्सॉन क्या करते हैं? मैसेज को सेंड करते हैं आगे दूसरे न्यूरॉन की तरफ। तो बाकी इसमें देखिए जो उसने लिखा है, देखो आपकी बुक में इसे न्यूक्लियस कहा है, इसे साइटोप्लाज्म कहा है। देखिए इसे इस जगह से जहाँ से ये निकल रहा है, कौन भला? एक्सॉन, उसे कहा एक्सॉन हाई लॉग कहा है। ये देखिए ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के जो मैंने ग्रीन दिखी है कि ये लिपिड की एक लेयर है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट बोलते हैं। और देखिए ये एक्सॉन लेटरल है, और ये इसके बटन्स हैं। ओके। तो ये कुछ होते हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं होती। अब देखिए एक माइलिन या थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा एक ऐसे
वो क्या है, शीट नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर, नोड्स ऑफ, ये पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है कि एक्सॉन जो है कंटिन्यूस शीट तो है नहीं, थोड़ा सा ऐसे एक जगह से ये बेंड करती है, तो उस जगह को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर। ओके, तो अब हम इसे स्टडी कर लेते हैं। देखिए आपकी बुक क्या लिखती है, वो लिखती है कि नर्व सेल्स क्या कहलाता है, नर्व सेल। देखिए नर्व सेल्स आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स आर द बेसिक structural and functional unit of the neuron nervous system। देखिए ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ओके, तो बाकी इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए एमसीक्यूज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, ले जाने के लिए, फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इंसान में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये तीसरा पॉइंट बता रहा है, बात वही है जो ये पहले पॉइंट की थी। फिर ये इसका फंक्शन क्या होता है, दूसरा पॉइंट। फिर ये तीसरा पॉइंट क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पार्ट इज कॉल्ड न्यूरॉन। ये खाली जगह आ सकती है ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये देखता ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंटेन about 10 the power 12 न्यूरॉन। अब ये तीसरा चौथा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट में याद करना है, बेसिक पॉइंट ये कोई भी इनमें से एमसीक्यूज आ सकता है। फिर देखिए ये एक और इस तरह का भी एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। देखिए मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन है। तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि न्यूरॉन को डिफाइन करें, इसको न्यूरॉन को ड्रा करें और इसको लेबल करें। लेबल का मीन क्या, कौन सी चीज़ें, बस इतना करके ना आपको 5 नंबर का सवाल आ सकता है। देखो मोस्ट ऑफ द नर्वस न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, ये बाजार है कि 10-12 है, तो मोस्ट ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। नंबर 1 सेल बॉडी, सोमा और पेरिकैरियोन भी कहा जाता है। ओके, फिर वो कहता है कि दूसरा क्या है, एक्सॉन। तीसरे नंबर पे क्या है, डेंड्राइट्स। क्या है, डेंड्राइट। बाकी तस्वीर मैंने आपको बता दी है। ओके, फिर वो कहता है कि सेल बॉडी। देखो सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है, सोमा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो मेन पार्ट है जो रिसीव भी करता है और आगे कंडक्ट भी करता है। दिस कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए कहा ना, द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन nucleus surrounded by a granular cytoplasm से घेरा किया होता है। the later is called perikaryon, इसे perikaryon कहते हैं। और देखिए nerve cell possesses a single nucleus। कहता है कि जो मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, सेल बॉडी होता है, वो possesses a nerve possesses a single nucleus except of those of। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी देखिए हमने कहा कि मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए अगर ये देखिए ये स्पाइनल कार्ड है, तो इससे बार ये एक ही न्यूरॉन जाता है, तो फिर उससे दूसरा न्यूरॉन जाता है और ये किसी मसल के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस जगह को जो होते हैं ना न्यूरॉन, ये वाली जगह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड, इसे गैंग्लिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन जब इकट्ठे होते हैं ना आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसे क्या कहते हैं, गैंग्लिया। क्या कहते हैं, गैंग्लिया। तो देखो यहाँ भी न्यूरॉन्स होंगे ना, गैंग्लिया में होंगे कि नहीं होंगे, तो भाई होंगे ना। और सिस्टम कितने हमारे पास, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ऐसे है ना। तो जो इनके गैंग्लिया होंगे तो ये बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो सोमा होता है ना, वो क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड। बात समझ आ गई ना। तो जितने भी देखें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में क्या है आपके पास, मोनो जो एक्सॉन सेल बॉडी सोमा है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है।
लेकिन जब हम बात करते हैं गैंग्लिया की, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो, उनमें न्यूक्लियस क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड। उनके अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस कितने होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसके क्लियर, याद हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा था कि कोई भी सेल हो, जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हैं सेल में, ये देखिए सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, समझ आई है ना। गाल्जी बॉडी होती है, गाल्जी अपरेटस होता है, ये ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो जो सोमा होता है, तो जो न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट है, न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर राइबोसोम भी होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सब कुछ होगा जो सेल में होता है। तो ये देखते हैं, द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सेंसरी गैंग्लिया विच आर बाई न्यूक्लिएटेड। लो भाई, एक एमसीक्यूज आ गया आपका, ठीक है। फिर आप देखें द साइटोप्लाज्म, अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, देखें द साइटोप्लाज्म हैज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी apparatus एंड द लाइजोसोम, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो कहता है कि ये न्यूरॉन्स है ना, तो सम न्यूरॉन्स में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं विच आर रिच इन मेलानिन, तो उनके अंदर मेलानिन होती हैं। और अदर्स में क्या होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, ठीक है, और आयरन भी होता है। मेरे बच्चे समझ आ गए, कॉपर, जिंक और आयरन भी होता है किसमें, न्यूरॉन्स में। क्लियर हो गया भाई, ये चीज़ें तो कॉमन हर सेल में होती हैं। अब नर्वस सिस्टम में भाई कोई आम चीज़ थोड़ी है। तो अब न्यूरॉन्स में क्या है, रिच इन मेलानिन, और कुछ में जिंक आयरन और कॉपर मौजूद है, ठीक है। नर्व सेल बॉडी, अब देखिए नर्व सेल बॉडी का जिक्र कर रहे हैं ना, इज द मोस्ट वाइटल पार्ट। देखिए न्यूरॉन के 3 हिस्से हैं, डेंड्राइट है, एक्सॉन है और सेल बॉडी है। वो कहता है कि सेल बॉडी जो है ना, इस पोर्शन में वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मसलन अगर किसी इंसान का हाथ काट दिया जाए, जिंदा रहेगा, आंख निकाल दो जिंदा रहेगा, दांत निकाल दो जिंदा रहेगा, लेकिन अगर उसकी गर्दन उड़ा दो तो जिंदा नहीं रहेगा। तो इसी तरह जब आपके पास ये जो न्यूरॉन होता है, आप इसके जो सेल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दें तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके लिए सेल बॉडी को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो ना, अब आपने कैसे हमने सोमो को डिस्कस किया, पॉइंट वाइज किया, उसमें बिल्कुल सेल वाली बातें की। अच्छा, फिर उसमें मेलानिन इनका जिक्र किया, फिर ये कहा कि ये वाइटल पार्ट है। देखो कहता है द नर्व सेल बॉडी इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है ना। वाइटल में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ इट इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, देखिए न्यूरॉन डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है, कि वो किसी टॉक्सिन से हो सकता है, किसी टॉक्सिन से हो सकता है। न्यूरॉन का ये सेल बॉडी किससे डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे पोलियोमेलाइटिस। अब याद रखना, पोलियोमेलाइटिस एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है। और ये वायरस क्या करता है, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। कैसे ब्रेक डाउन करता है, न्यूरॉन के सेल बॉडी को ख़त्म कर देता है। जब सेल बॉडी ख़त्म हो जाएगा, द एंड ऑफ द न्यूरॉन, वो और अल्लाह पाक ने तो ऐसा किया है कि न्यूरॉन दोबारा रीजनरेट नहीं होते, जितने हैं उतने ही रहते हैं। बाकी सेल जो है ना, वो डिवीजन होती है, इनमें डिवीजन नहीं होती, ठीक है। मेरे बच्चे समझ आ गए ना। देखो, इफ डिस्ट्रॉय बाय toxin, anorexia and viral infection such as poliomyelitis, अब देखिए it is a virus, ठीक है ना, which all neuron will die, तो इसको डिस्ट्रॉय करता है और होल न्यूरॉन डाई होता है। एक्सॉन, देखिए अब हमने एक्सॉन बनाया था ना कैसे, यानी कि ये सेल बॉडी बनाया था, ये तो यहाँ से एक्सॉन निकाला था, है ये माइलिन शीट है, ऐसे किया था ना, लिपिड से बनी होती है और ये होता है, ऐसे क्या था,
रेनिवियर, और देखिए यहाँ से निकल रहा है, इसे कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए इसके अंदर भी, अब इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सो। इसकी तो सेल मेम्ब्रेन थी, हैं, इसे एक्सोलीमा था, इसे क्या कहते हैं? एक्सोलीमा। इसे क्या कहते हैं भाई? देखो ना कि कोई फ्लूइड रुकेगा तो कोई उसके ऊपर मेम्ब्रेन रोकेगी ना, तो एक्सॉन जो है ये कहाँ से निकलता है? ये लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा ये क्या करता है? सबको पता है कि ये नर्व इम्पल्स को लेकर जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी टू द अदर्स। अच्छा फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कहता है इसके अंदर, एक्सॉन के अंदर एक फ्लूइड होता है जेली लाइक, उसको क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म, ठीक है। उसके गिर्द एक फिर लेयर भी होती है, मेम्ब्रेन में होता है, एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा कहते हैं। मेरे बच्चे समझ आई है? इसके ऊपर माइलिन शीट होती है और किसी के ऊपर नहीं भी होती। ओके, तो इस तरह आपने एग्जाम जो मैंने पहले समझाया था उसी तरह ही है। देखिए दिस इज द नेम, देखो हमने क्या कहा था? लॉन्ग प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन्स होता है, ठीक है ना। देखिए दिस इज द नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट process of the neurons and is also called nerve fiber। इसको हम क्या कहते हैं? कि फाइबर है ना, इसको नर्व फाइबर भी कहते हैं। एक्सॉन कैरी impulses from away from the nerve cell body to the other neurons or muscular और ग्रेन्युलर टिश्यूज। ओके, यानी कि ग्लैंड इसकी तरफ ये नर्व इम्पल्स को लेके जाता है। फिर आप एग्जाम का दूसरा लेवल बता रहे थे कि ये इसका काम, और उसने पहला पॉइंट डिस्कस किया। अब दूसरा, द एक्सॉन इमर्ज, ये निकलता है, ये देखो ये निकलता है किस जगह से? फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से निकलता है। एट द रीजन, किस रीजन से? इस रीजन से, और इस रीजन का नाम क्या है? एक्सॉन अपना हाइलॉक। द एक्सॉन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, देखिए सेंट्रल कोर है, ठीक है, सेंट्रल कोर ऑफ जेली लाइक फ्लूइड। जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या होता है? कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, इसके गिर्द सराउंडेड बाय द ए मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, एक्सोलीमा। अब देखिए ये सारे ये एमसीक्यूज आ गए, एक्सोप्लाज्म, एक्सोलीमा। ये रट्टा लगाने से नहीं होता है, एंड आप पास ही नहीं हो सकते रट्टा लगाने। जिंदगी में अब कोई भी कहेगा कि एक्सोलीमा क्या होता है, तो आप कहेंगे ये मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करती है एक्सॉन को, उसके अंदर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। ओके, फिर देखिए इन द बॉडी ऑफ नर्व फाइबर, ये देखिए वो कहता है कि ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ मैसेज ले जाते हैं, और ये कोई भी न्यूरॉन होगा वो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन हमेशा एक तरफ होगी। जैसे वन वे रोड होता है ना, कि आप इधर से इधर और दरमियान में पार्टीशन होती है, इधर से ट्रैफिक ऐसे जा रही होती है, इसे वन वे ट्रैफिक कहते हैं, ठीक है ना। टू वे होते हैं तो फिर सामने से भी आ रही होती है, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक है। क्या मतलब है? कि नर्व इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में हमेशा ट्रैवल करते हैं, कहाँ से? सेल बॉडी से, ठीक है। अगर ये होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरीज की तरफ जाएंगे। जब इस किस्म की बात होगी ना, तो ये है तो नर्व फाइबर, इसको हम बोलते हैं इफरेंट। क्या बोलते हैं? इफरेंट नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली, इफ, देखिए तीसरा पॉइंट है, if a fiber carries nerve impulse from the central nervous system to the periphery, यानी किस तरफ लेकर आती है, then this fiber is known as the efferent nerve fiber। और वाइस वर्सा से क्या मुराद है? अगर पेरिफेरी से ये लेके आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी कि अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे एफरेंट नर्व फाइबर। तो कोई पूछे कि नर्व फाइबर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सॉन होता है। नर्व फाइबर कितने किस्म के होते हैं? दो तरह के, एफरेंट और इफरेंट। अगर ए से है तो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, अगर ई से है फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। ओके, तो ये इस तरह है, ठीक है जी।
जी अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सॉन का साइज कितना होता है। ठीक है, देखो बेटा, ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। मसलन अगर ब्रेन से निकले और वहीं मैसेज देना है तो वो फ्यू मिलीमीटर होंगे, लेकिन अगर स्पाइनल कार्ड से टो अंगूठे की तरफ हो तो कितना 1 मीटर का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ वेरिएबल होगी। लेंथ क्या होगी, वेरिएबल होगी। कहता है एक्सॉन्स आर वेरिएबल इन लेंथ। देखिए क्या कह रहा है, एक्सॉन्स आर वेरिएबल इन लेंथ फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर, तो ब्रेन क्योंकि टू ए मीटर है फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड टू द टो। ठीक है, ओके। अब देखिए एक्सॉन, देखिए ये एक्सॉन था ना, तो आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम होता है, इसे कोलेटर कहता है। कहता है कि इवन के जो डेंड्राइड था, देखिए यहाँ पे डेंड्राइड डेंड्राइड डेंड्राइड, ये डेंड्राइड ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, लेकिन कहता है एक्सॉन की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। तो जब बारह ये दो में होता है तो इसे कहते हैं कोलेटरल्स। क्या कहते हैं, कोलेटरल्स। ओके, द एक्सॉन डू नॉट branches as much as dendrites, but many axon, बहुत से axon along their course shows side branching, दो साइड ब्रांच, एक लेफ्ट और राइट साइड ब्रांचिंग कार्ड द, और इन साइड ब्रांचेस को कोलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो बाज कहता है ऐसा था कोलेटरल, और ये जो ब्रांचेस है ये फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस बना लेती हैं, फर्दर बहुत सारी, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। कोई पूछे ना एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होता है, टर्मिनल का मतलब सबसे एंड में। वो कहता है एक्सॉन और कोलैटरल जो है ना, फर्दर ब्रांचेस री ब्रांचेस हो जाती हैं, और हम उनको ये बोलते हैं द एक्सॉन एंड द एक्सॉन कोलैटरल्स आर टर्मिनेटेड बाय ब्रांचिंग इनटू मैनी ऑफ द फाइन फिलामेंट्स नोन एज द टर्मिनल्स। ओके, तो आखिर में हमने डेंड्राइट्स पढ़ना था। हमने कहा ना डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दे रिसीव द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड कन्वेड टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी को ये कन्वे कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द हाईली ब्रांच होते हैं ऑफ द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द नर्व सेल बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड कंडक्टिंग इट टूवर्ड द सेल बॉडी। ये रिसीव भी करते हैं दूसरों से, और रिसीव करके अपने पास नहीं रखते, ये सोमा की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी। द डेंड्राइट्स हैव ऑल द कंपोनेंट्स, इसके अंदर भी वही सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उससे क्लियर। अब एक समरी दी गई है कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे जाती है। देखिए इंफॉर्मेशन फ्लो डेंड्राइट से बॉडी की तरफ आते हैं, फिर एक्सॉन से ये, और फिर एंड में फैक्टर या दूसरा न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन होगा। ओके, देखिए वो कहता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कलेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये कलेक्ट करते हैं सेल बॉडी जो इनसे डेंड्राइट से आते हैं ना, तो उनको क्या करती है, इंटीग्रेट इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स, उनको इंटीग्रेट करती है, और फिर एंड आउट गोइंग सिग्नल टू द एक्सॉन, और एक्सॉन की तरफ रवाना कर देती है। फिर इसके बाद एक्सॉन है, एक्सॉन देखो फिर वही पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल फिर जिक्र आता है डेंड्राइट का, सिग्नल ऑफ अनदर सेल, डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर सेल और द अफेक्टर सेल, और अफेक्टर सेल को बात तो वही आ जाती है ना, अफेक्टर सेल को देता है। तो ये आज हमने तमाम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को विद डायग्राम से डिस्कस कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।